हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो चालू किए थे उसका नाम था प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। और उसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत पढ़ा रहा था और साहित्यिक स्रोत में भी आपको विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें हम लोग 2-3 वीडियो में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें आपको सबसे पहले बताए थे कि कुछ विदेशी यात्री यूनान से आए और यूनान से आने वाले में भी 3 कैटेगरी में हम लोग बांट के पढ़े थे। कुछ ऐसे यूनानी यात्री थे जो आपको सिकंदर के पहले आए थे, कुछ ऐसे यूनानी यात्री थे जो सिकंदर के साथ आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी यूनानी यात्री हुए जो सिकंदर के बाद आए। और फिर उसके बाद आपको पढ़ाए थे कि कुछ अन्य लेखक भी हैं जो भारत के यात्रा तो नहीं किए लेकिन भारत के बारे में लिखे ज़रूर हैं, जैसे स्ट्रैबो हो गए, टॉलमी हो गए, प्लिनी हो गए, ये सब के बारे में आपको बताए थे। और हेरोडोटस, निरियाकस और एस्ट्रोबुलस, ये सब के विषय में भी आपको बताया गया था। और आपको अगला बताए थे कि जैसे यहाँ पे यूनानी यात्री आए वैसे ही भारत में कुछ चीनी यात्री भी आए और कुछ अरबी यात्री भी आए। तो पिछले वीडियो में हम अरबी यात्री और चीनी यात्री के विषय में नहीं बता पाए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था। इसलिए आज एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको चीनी यात्री और अरबी यात्री के विषय में बता दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अरबी यात्री, चीनी यात्री और यूनानी यात्री, इन तीनों में थोड़ा सा का फर्क है। यूनानी यात्री जितने भी थे वे आपको किसी शासक के साथ यहाँ आक्रमणकारी बनकर आए थे। कुछ आक्रमणकारी जो थे जैसे सिकंदर, उसके साथ में कुछ यहाँ पे आए थे और कुछ दूत बनकर आए थे। सीरिया के राजा के, तो यूनान के राजा के, ये सब कोई मिस्र के राजा के दूत बनकर आए थे। लेकिन जो चीनी यात्री हैं ये सब ना दूत बनकर आते हैं और ना ये सब किसी राजा के साथ आक्रमणकारी बनकर आते हैं। ये जो है आपको एक शासक के विषय में पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे हम लोग अशोक के बारे में। अशोक एक ऐसा शासक हुआ जो शुरू में तो बहुत ही आक्रामक शासक था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ताकतवर शासक था, जो युद्ध कौशल भी बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन एक ऐसा घटना उसके साथ घटता है कि वह पूरे तरह से एकदम शांति की ओर अग्रसर हो जाता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। यहाँ तक कि अपने मंत्रियों को, अपने पुत्र पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भी भेजता है। तो अलग अलग देश में उसके प्रचारक लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। तो इसका परिणाम होता है कि कुछ लोग चीन में भी जाते हैं, तो चीन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बौद्ध धर्म के अपनाने वाले लोग हो जाते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनका जन्म आपको नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति आपको बिहार के गया में, बोधगया में। तो जितना भी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित, सब के सब आपको भारत में ही होता है और एक नेपाल में, जो कि भारत के बगल में ही है। भारत से जाना आसान पड़ता है क्योंकि बीच में हिमालय पड़ जाता है और उस साइड से, चीन के साइड से आपको हिमालय पार करके आना संभव नहीं है। तो भारत पहले आते थे चीनी यात्री और भारत की यात्रा करके फिर नेपाल का भी यात्रा करते थे। तो चीन के जो यात्री हुए ये ना आक्रमणकारी बनकर आते थे, ना दूत बनकर आते थे। ये बौद्ध धर्म के भिक्षुक बनकर आते थे, बौद्ध धर्म के संबंधित स्थलों का अध्ययन करने आते थे। और भारत में उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व प्रसिद्ध थे। भारत उस समय विश्वगुरु था। तो इन सब में अध्ययन करने भी बहुत सारे छात्र आते थे और भारत के विषय में लिखा करते थे अपने विवरण में, यात्रा वृत्तांत में, अपने पुस्तकों में। और वही पुस्तक आज हम लोगों के हाथ में लगता है तो पता चलता है कि भारत उस समय क्या था, भारत का प्राचीन इतिहास क्या था।
तो भारत के प्राचीन इतिहास का स्रोत चीनी विद्यार्थी जो हुए, चीनी यात्री जो हुए, उनके पुस्तक में भी आपको मिलता है। तो वही आज पढ़ेंगे कि कौन कौन ऐसे चीनी यात्री हुए जो भारत में आए और भारत के विषय में कुछ लिखे हैं। तो इनमें 3-4 व्यक्ति प्रमुख हैं, जिनमें आपको सबसे पहला आपका छोटा सा टॉपिक ही है, तो आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, आराम से देख लीजिएगा। तो चीनी यात्रियों के विवरण में आपको सबसे पहले पढ़ना है फाहियान। चीन में आपको यही 3-4 महत्वपूर्ण है, तो 3-4 आपको सामने लिख दिया गया है, ध्यान से अब सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आने वाला चीन से यात्री कौन है? फाहियान है। भारत में आया कब? तो 399 ईस्वी में आया है, जब यहाँ पे गुप्त काल का शासन चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था, गुप्त वंश का शासन चल रहा था। और शासक कौन था? तो इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक था। चिंता मत कीजिएगा, अगर आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नहीं पढ़े हैं, विक्रमादित्य क्या होता है, इस सब के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो आगे हम लोग को यही सब पढ़ना है। और बहुत महत्वपूर्ण भी आपको गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, तो ये सब पढ़ेंगे भी हम लोग, मगध साम्राज्य भी पढ़ेंगे। तो ये जो फाहियान है 399 ईस्वी में आया और भारत में 412 ईस्वी तक रहा। तो लगभग आप देखेंगे तो 399 से 412 तक 13-14 साल का आपको टाइम हो जाता है। तो कोई यात्री आए और किसी देश में 13-14 साल तक रहे, पढ़ाई करे, तो लाजमी है कि वह कुछ न कुछ अपने बारे में या इस देश के बारे में जो देखा होगा वह लिखेगा ही। और वही लिखा हुआ आज हम लोग को मिलता है, जिसके बारे में पढ़ के हम लोग प्राचीन भारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह लिखा, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 399 में आया, 412 में गया, यह क्या था? तो बौद्ध भिक्षुक था। अभी आपको बताए कि ये सब आक्रमणकारी के साथ आते थे यूनानी वाले, लेकिन ये सब आपको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे भारत में दर्शन करने आते थे और अध्ययन करने आते थे। तो यह एक क्या था? तो बौद्ध भिक्षुक था। कब आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। और कहाँ आया? तो पाटलिपुत्र में आया, क्योंकि राजधानी उस समय पाटलिपुत्र, यानी कि बिहार का राजधानी अभी जो पटना है वही। तो पाटलिपुत्र में आया और कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक रहा। अब 14 वर्ष तक रहा तो कुछ न कुछ तो लिखा होगा। तो इसके पुस्तक का नाम है फो क्यो की, क्योंकि चाइनीज पुस्तक है तो ऐसा ही नाम आपको मिलेगा। और यह स्थल मार्ग से, यानी कि अफगानिस्तान से होकर आने वाला प्रथम चीनी यात्री है। अब भारत का मैप देखेंगे तो आज जो फिलहाल जो अभी वर्तमान भारत है, भारत का एक टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया गया है। तो भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर साइड में बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में आपको मिलेगा चाइना। तो चीन से पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आपको भारत। यही स्थल मार्ग से आपको रास्ता है। आपको सीधे भी रास्ता है, लेकिन आपको हिमालय पर्वत पड़ जाता है, इसलिए गोल घूम के आना पड़ता है भारत में चीन से, क्योंकि उस समय आपको इतना सुविधा भी नहीं था यातायात का। तो ये सब अफगानिस्तान से होकर आते थे। कुछ यात्री समुद्र के रास्ते से भी आए, लेकिन स्थल मार्ग से आने वाला सबसे पहला यात्री आपको कौन हुआ? तो फाहियान हुआ। किधर से होकर आया? तो अफगानिस्तान से होकर आया। और इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो फो क्यो की। कहीं पे पुस्तक लिखेगा, कहीं पे विवरण लिखेगा, कहीं पे यात्रा वृत्तांत लिखेगा, तो एक ही चीज है। फो क्यो की इसका पुस्तक का नाम था, जिसमें आपको 2 चीज का उल्लेख मिलता है, एक है प्रतिलोम विवाह और एक है चांडाल। 2 चीज का उल्लेख मिलता है। सवाल पूछता भी है कि प्रतिलोम विवाह का उल्लेख किस चीनी यात्री के विवरण में मिलता है? तो वह है फाहियान। अब आप लोग के 2 शब्द समझना है कि प्रतिलोम विवाह क्या है और चांडाल क्या है। देखिए, आज भी भारत में वैसे संविधान के अनुसार अगर चले तो जाति प्रथा तो भारत में खत्म कर दिया गया है, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर छुआछूत खत्म हुआ है। जाति प्रथा कहाँ खत्म हुआ है? जाति कहाँ खत्म हुआ है अभी भारत में? किसी से पूछिए उसका पिताजी का नाम, तो अपना जाति लगाकर ही बोलता है। कहीं कोई सरकारी फॉर्म भी भरने जाइए तो आपको जाति पूछा ही जाता है। तो जाति खत्म नहीं हुआ है। जाति प्रथा के आधार पर जो भेदभाव होता था, छुआछूत जो होता था, ऊंच नीच का जो भावना था, उसे खत्म कर दिया गया है। और यह सब संभव हुआ है आपको संविधान के बदौलत। तो ये सब तो पॉलिटी की बात है, लेकिन अभी हम लोग को समझना है प्रतिलोम विवाह। अभी भी आप भारत में देखिएगा तो अंतरजातीय विवाह
पॉसिबल नहीं है, उतना नहीं है। कानूनी तौर पे तो पॉसिबल है ही, लेकिन अभी देहात क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, शहर में तो लोग कर लेते हैं, उतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन गांव के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा बच्ची अगर लव मैरिज कर लेते हैं और वह अंतर्जातीय विवाह हुआ और अलग अलग धर्म का विवाह हुआ, तब तो उनका जीना हराम हो जाता है, बेचारे भागे चलते हैं। तो आज आधुनिक भारत में ऐसा हालत है कि दो अलग अलग जात के लोग जब विवाह कर लेते हैं तब उनको भागा भागी का ज़िंदगी जीना पड़ता है। कभी तो पकड़े जाते हैं तो मार भी दिए जाते हैं। ऐसा ऐसा घटना भी सुनने को मिलता है। तो आज आधुनिक भारत का ऐसा हाल है। और अगर कोई ऊंच जाति की लड़की हो और नीच जात के लड़के से शादी कर ले, तब तो और भी ज़्यादा लड़का को एकदम जीना हराम हो जाता है। तो भारत में आज भी यह हालत है कि ऐसा किया जाता है, होता है। तो आज से समझिए 1500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हालत होगा भारत में जाति प्रथा का, और पीक पे होगा एकदम। तो उस समय अगर कोई नीचे जाति का लड़का ऊंचे जाति की लड़की से विवाह कर लेता था तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ऐसे संभव तो है नहीं कि कर लीजिएगा और आपको जिंदा रहने दिया जाएगा, उस समय संभव तो था नहीं। लेकिन जो लोग कर लेते थे उन्हें उस विवाह को प्रतिलोम विवाह यानी कि उल्टा विवाह, अच्छा विवाह नहीं, तो प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो अगर कोई नीची जाति का लड़का है ऊंची जाति की लड़की से विवाह कर लेता है तो इसी विवाह को क्या कहा जाता था, प्रतिलोम विवाह। और इसी विवाह का चर्चा आपको कौन सा पुस्तक में मिलता है, तो यह पुस्तक है फोक्यू की। और किस यात्री का है, तो फाहियान का है। अब चांडाल क्या है, तो अभी आपको बताया कि अगर कोई नीची जाति का लड़का है और ऊंची जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो वह विवाह कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। और इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा उसे चांडाल कहा जाता था। और चांडाल को समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, उसे समाज में रहने नहीं दिया जाता था। समाज तो छोड़िए, उसे गांव में नहीं रहने दिया जाता था। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, आपको सब फोक्यू में लिखा हुआ है, उसी का हिंदी अनुवाद आप भी पढ़ सकते हैं। तो चांडाल कौन होते थे, तो जो प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते थे उनको चांडाल कहा जाता था। चांडाल को गांव में नहीं रहने दिया जाता था, चांडाल गांव से बाहर रहा करते थे। और चांडाल को इतना नीच है दृष्टि से देखा जाता था, इतना नीचे दृष्टि से देखा जा सकता था कि शूद्र से भी एकदम नीचे समझा जाता था उनको। जब भी गांव में आते थे तो उनके गले में घंटी लटका दिया जाता था, एकदम शूद्र से भी गया गुजरा उसका हालत बीतता था। तो घंटी बजता था, उसको लटका हुआ रहता था। तो चांडाल और प्रतिलोम विवाह, इन दोनों का चर्चा आपको कौन सा पुस्तक में, तो फोक्यू की में। और यह पुस्तक किसका है, तो एक चीनी यात्री फाहियान का, जो भारत में आकर रहा 14 वर्षों तक। तो यह बात था आपको फाहियान के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फाहियान के बारे में कुछ बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो रात में जग जग के मेहनत करते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर, ये सब में आपको कुछ जाएगा तो नहीं। अपना भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, जो समझना समझिए, बड़ा छोटा, लेकिन थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए कर दीजिए लाइक। तो आगे देखते हैं। फाहियान के बाद आपको सुंग यून। देखिए, एक कभी कभी सवाल पूछता है क्रम के बारे में कि कुछ चीनी यात्रियों का क्रम क्या था। तो सबसे पहले फाहियान, फिर सुंग यून, फिर ह्वेनसांग, और फिर चौथा में आपको आया था इत्सिंग। और इस सब का डेट भी आपको लिख दिया गया है। 399 में आया, 512 में आया, 629 में आया, और यह 672 ईस्वी में आया। तो कभी कभी क्रम सजाने को भी दे देता है, लेकिन सुंग यून के बारे में आपको विशेष कुछ पढ़ना नहीं है। तो सिर्फ याद रखिएगा, सुंग यून आया कब, 512 में, और गया कब, 513 में। बस एक साल में क्या कर लेगा, एक साल से भी कम समय रहा। अगला है आपको ह्वेनसांग। महत्वपूर्ण फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग ही है। ये तीनों ही आप ज्यादातर याद रखिएगा, लेकिन क्रम में आपको सुंग यून भी याद रखना है। तो अगला है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में आपको जानना है कि ह्वेनसांग भारत में 629 ईस्वी में आया, जब यहाँ पे कनौज का शासक, यहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था भारत में। हर्षवर्धन का शासनकाल के समय में आया था कौन, तो ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। 629 से 15 जोड़ लीजिए कितना हो जाता है।
तो भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा और यह भी 15 साल तक रहा। 15 साल छोटा उम्र नहीं होता है, छोटा यह एज थोड़े, इतना छोटा कालखंड तो है नहीं। 15 साल तो बहुत ज़्यादा होता है। 15 साल कोई व्यक्ति यहाँ पे रहे, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में घूमे, पढ़े, तो पुस्तक तो ज़रूर उसका लाजमी है कि लिख ही देगा। तो यह भी पुस्तक लिखा सीयू की। कौन सा पुस्तक? सीयू की। यह किसका पुस्तक है? तो वेनसांग का है। अब इसमें क्या विवरण है? जैसे आपको फोक्योकी में आपको प्रतिलोम विवाह और चंडाल का उल्लेख था, तो इसमें क्या है? सीयूकी में क्या है आपको? तो इसमें आपको आपको 138 देशों का विवरण मिलता है और इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के समय धर्म कैसा था, शासन व्यवस्था कैसे था, यानी कि हर्षवर्धन के काल के बारे में पूरा जानकारी आपको मिलेगा सीयूकी में। भारत में इस समय क्या व्यवस्था चल रहा था, अगर हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पूरा पढ़ना है और सच सच पढ़ना है तो आपको सीयू की पुस्तक पढ़ लेना जरूरी है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो समझिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे। इसमें टोटल 138 देशों का विवरण है, एक दो देश नहीं, 138 देश। उस समय 138 देश घूम चुका था यह आपको वेनसांग। 138 देशों का विवरण कौन से पुस्तक में है? सीयूकी में 138 देशों का विवरण है। इसलिए इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को। तो वेनसांग के विषय में इतना बात याद रखिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग 672 में आया और 695 में गया। यह आपको अभी बताए कि फाहियान जो है अफगानिस्तान की ओर से स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम यात्री था, लेकिन इत्सिंग जो है, इत्सिंग आपको अफगानिस्तान की तरफ से नहीं आया, यह समुद्र मार्ग से आया। इंडोनेशिया जो आज का है, जावा, सुमात्रा द्वीप, ये सब मिलकर इंडोनेशिया जो बनाता है, तो यह सुमात्रा द्वीप से होकर आया था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुमात्रा की ओर से समुद्री मार्ग से भारत आया। कौन आया? तो इत्सिंग आया। अब यह भारत आया तो यह किसके बारे में लिखा? तो इसका एक पुस्तक का नाम है भारत तथा मलय द्वीपपुंज। एक इंग्लिश में भी इसका बुक है, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। यह इसका पुस्तक का नाम है। इसमें चर्चा किसका मिलता है? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों का आपको पूरा उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो इस पुस्तक में मिलेगा। और यह किसका पुस्तक है? तो इत्सिंग का पुस्तक है। यह जो है, यह भी एक प्रकार के बौद्ध भिक्षुक ही था। अब भारत में आया तो यह बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था, बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था कि बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है आपको त्रिपिटक। 3 ग्रंथ है ऐसे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटक, त्रिपिटक के 400 प्रति यहाँ से लेकर गया। प्रति यानी कि उसका 400 कॉपी लेकर गया, 400 फोटोकॉपी लेकर गया और अपने देश में बांटा। तो यह बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था कि यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। कितना प्रतियां? 400 प्रतियां। कौन लेकर गया? तो इत्सिंग लेकर गया। तो मुझे आशा है कि इन चारों के बारे में, जो चीनी यात्री थे, इन चारों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फाहियान, वेनसांग, सुंगयून और इत्सिंग, ये चारों के विषय में आपको इतना चीज याद रखना है। इन्हीं में से कोई बात आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब इसके बाद कुछ अरबी यात्री थे। अरबी यात्री कौन कौन थे? तो 3 यहाँ पे लिखा गया है, एक सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। तो इन तीनों के विषय में भी 2 मिनट समझ लेते हैं। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया, अल मसूदी 10वीं शताब्दी में और अल बरूनी 11वीं। तो क्रम से ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सुलेमान जो है, इसके पुस्तक का नाम है सिलसिला उत-तवारीख। सुलेमान के पुस्तक का नाम क्या है? सिलसिला उत-तवारीख। इसमें क्या मिलता है? इसमें किसका उल्लेख मिलता है हम लोग के प्राचीन इतिहास के बारे में? तो इसमें पाल और प्रतिहार वंश के आपको उल्लेख मिलता है। और इसमें एक चीज का तारीफ मिलता है, बंगाल के मखमल। बंगाल जो है मखमल के लिए आपको अभी भी प्रसिद्ध है। बंगाल में मखमल तैयार किया जाता है। तो बंगाल का मखमल के बारे में ये उल्लेख करता है और कहता है कि बंगाल का मखमल ऐसा है कि ऐसा हम कभी जिंदगी में नहीं देखे हैं। बंगाल का मखमल ऐसा है कि एक अंगूठी से आप पार कर सकते हैं उसको, ऐसा तारीफ करता है आपको है सुलेमान। तो ये था सुलेमान के विषय में। सुलेमान का पुस्तक का नाम याद रखिएगा,
सिलसिला उततवारीख। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो पाल और प्रतिहार का। अगला है अल मसूदी। अल मसूदी 10वीं शताब्दी में आया और इसके पुस्तक का नाम है मरहुल जहां। और इसमें भी किसका उल्लेख मिलता है? तो राष्ट्रकूट और प्रतिहार का। यहाँ था पाल और प्रतिहार और यहाँ है राष्ट्रकूट और प्रतिहार। तो राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो मरहुल जहां में मिलेगा। यह किसका पुस्तक है? तो अल मसूदी का। और एक है अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बरूनी। इसके विषय में आप मध्यकालीन इतिहास में भी पढ़ेंगे जब आप महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ेंगे। महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था जो अपने पिता के हत्या का बदला भारत के शासकों से लेना चाहता था और भारत को लूट कर लेना चाहता था और भारत पर 17 आक्रमण भी किया, 17 बार। वह तो कसम खाया था कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारत को लूटेंगे, एक साल में एक बार हम जरूर भारत को लूटेंगे। ऐसा महमूद गजनवी आपको कसम खाया था। अब यह क्या कारण था कि ऐसा कसम खाया, उसके पिता का हत्या कैसे हुआ, ऐसा पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। तो अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बरूनी ये कौन था? तो वही महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में आने वाला यह एक लेखक हुआ, यात्री हुआ। इसके पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीकात ये हिंद, यानी कि भारत का खोज। हिंदी मतलब हुआ भारत का खोज। यह अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक है। इसमें वर्ण व्यवस्था एवं शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो इन चारों वर्णों का विषय आपको उल्लेख आपको इसी बुक में मिलेगा। और शूद्रों के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से उल्लेख जानना है उस समय में, तो आपको यह बुक बहुत अच्छा है। इसमें आपको शूद्रों का विषय में उल्लेख मिलेगा और वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलेगा। तो अरबी यात्री 3 सुलेमान, अल मसूदी, और इनका पूरा नाम था, ऐसे अल बरूनी के नाम से ही फेमस है अल बरूनी, लेकिन इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बरूनी। महमूद गजनवी का ये गुलाम थे, बंदी बना लिया था मोहम्मद गजनवी इनको, महमूद गजनवी बंदी बना लिया था। लेकिन ये इतने बड़े ज्योतिष थे, भविष्य जानते थे, गणितज्ञ थे, संस्कृत जानने वाले व्यक्ति थे। जब भारत आए थे तो संस्कृत पढ़ते थे और संस्कृत के ज्ञाता बन गए थे। तो इतने विद्वान व्यक्ति, जब पता चलता है गजनवी की तो विद्वान है भाई, तो इनको फिर राज ज्योतिष का पद दिया जाता है। जो राजा का एक साथ साथ ज्योतिष रहता है, हमेशा राजा को अच्छा और बुरा बताने वाला, सलाहकार समझ लीजिए। तो राज ज्योतिष के पद पर अल बरूनी को महमूद गजनवी बैठाता है और अपने साथ भारत लेकर आता है। और भारत में आते हैं तो संस्कृत सीखते हैं, गणित के पहले से ही ज्ञाता थे, अरबी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो अपने पुस्तक लिखते हैं तहकीकात हिंद या किताब उल हिंद, जिसमें आपको वर्ण व्यवस्था और शूद्रों का उल्लेख मिलेगा। तो मुझे आशा है कि चीनी यात्री जो 4 हैं और अरबी यात्री जो 3 हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा, ये सब तैयार करने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो अगर आपको मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट कर दीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और अगले विषय जो हम लोग अगला जो चालू करेंगे, अगला हम लोग भारत में जो साहित्यिक स्रोत है वो सब पढ़ेंगे, जैसे वेद, उपन्यास, जो वेद है, वेदांग है, ये सब जो है पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास से। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।